दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे एसएससी स्टेनो 2020 के पेपर्स को, जो आपके दिसंबर में हुए थे 22 से लेकर 24 दिसंबर तक। तो इसका एक 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग 24 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था स्टेनो का फर्स्ट शिफ्ट में, उसको करेंगे। तो ये जीके क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में काम में आएंगे। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, अगर उसको टीसीएस करा रही है तो ये सब में काम में आने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग CHSL और CGL के भी सेट को करेंगे। और ये वाले जो एग्जाम्स हैं CPO, फेज 8 और दिल्ली पुलिस, जब इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इनके PYQs को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आपका स्टेनोग्राफर का ये 24 दिसंबर का 5वां वीडियो है। उसके बाद आपका केवल एक वीडियो रह जाएगा, जो कि 1-2 दिन में आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आपको अगर ये सारे वीडियो देखने हैं लाइन में तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी SSC स्टेनो PYQ के नाम से। सबसे ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सर्च करेंगे तो, और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम क्लिक के नाम से ही है। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट जिसका नाम कॉक्स बाजार है वो कहाँ पर है, मतलब किस देश में है। तो सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार है बांग्लादेश में, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 150 किलोमीटर है। मतलब इतना लंबा है, आप पैदल तो नहीं घूम पाएंगे इसको। और भारत का जो सबसे लंबा है वो कितने किलोमीटर का है और क्या नाम है उसका। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, चेन्नई में है ये, और इसकी लेंथ 12 किलोमीटर है। तो देख लीजिए इसके मुकाबले कितना बड़ा है। नेक्स्ट है, 1613 में मुगल सम्राट किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना, जिसको फैक्ट्री कहते थे, स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो आपको अगर मुगल बादशाहों का क्रम याद हो, जो मेन मुगल बादशाह थे 6, अगर उनको आपका नाम और उन्होंने कब तक शासन किया ये याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। बाबर जो था, बहुत सिंपल, इसको याद करना। बाबर ने 1526 में जब पानीपत की लड़ाई लड़ी तो उसने दिल्ली सल्तनत की बजाय भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की थी, और केवल 4 साल ही शासन कर पाया। उसके बाद हुमायूं आता है 1530 से 1556। बीच में एक शेरशाह नाम का अफगान भी रहता है, जिसने हुमायूं को दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया था। 1540 से 1555 तक वो रहा, और हुमायूं निर्वासित जीवन जीता रहा, कभी काबुल भागता, कभी किसी और जगह भागता। उसके हुमायूं के बाद नंबर आया आपका अकबर का, जो कि बहुत ही महान शासक सिद्ध हुआ। इसने लगभग 49 साल तक शासन किया। ये देखिए 1556 से लेकर 1605 तक, केवल 14 वर्ष की उम्र में बन गया था ये। उसके बाद अकबर का लड़का सलीम था, जिसका ऑफिशियल नाम जहांगीर है, उसने 1605 से 1628 तक शासन किया। और उसके बाद शाहजहां का नंबर आया, ताज बनवाने वाले, 30 साल शासन करके गए ये 1628 से 1658 तक। और फिर से औरंगजेब, जिसने कि अकबर के जितना ही शासन किया, लगभग 49 साल, 1658 से लेकर 1707। तो ये कुछ फेमस मुगल बादशाह हैं, बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट। उसके बाद के जो मुगल बादशाह थे वो इतने ज़्यादा ताकतवर या बुद्धिमान कह लीजिए नहीं थे जितने कि ये लोग। तो 1 से 2 बार आप इनको अगर रिपीट करेंगे याद करने के लिए तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो आप देखेंगे 1613 में कौन था मुगल बादशाह जिसने अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो 1613 में तो फिर ये होगा ना जहांगीर, 1605 से लेकर 1628 तक। तो यही इसका राइट आंसर भी है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें, जिसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि अगर हमें अंग्रेजों के आने का क्रम याद हो जाए, पूछते हैं ना कौन सा अंग्रेज किसके शासनकाल में आया या भारत में पहले आने वाला अंग्रेज कौन था, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। एक अंग्रेज था जॉन मिल्टन हॉल नाम का, वो थल मार्ग से भारत आया था 1599 में। थल मार्ग से मतलब यूरोप की यात्रा करके तुर्की, ईरान, इराक होके आया होगा उस समय। ये ऐसा पहला अंग्रेज है जो व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आया था। उसके बाद एक व्यक्ति आता है कैप्टन हॉकिंस नाम से 1608 में, और वो डायरेक्ट जाता है जहांगीर के दरबार में। अच्छा, जहांगीर इसकी बात क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये जो व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, ये बहुत सारी भाषाएं जानता था, तुर्की भी बोलता था, फारसी भी बोलता था। तो इसने दरबार में जाकर जब फारसी में राजा से बातचीत की तो जहांगीर खुश हो गए। अरे ये तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि मुगलों की थी फारसी, उसमें बात कर रहा है, वाह क्या बात है।
तो जहांगीर ने खुश होकर इसको कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खा की उपाधि दी थी, इससे भी क्वेश्चन आता है। और साथ साथ इसको 400 का मनसब भी दिया था। मनसब एक तरीके की रैंकिंग होती थी, जैसे कि आज के ज़माने में रैंकिंग होती है आर्मी में, कोई जनरल होता है, कोई सूबेदार होता है, कोई ब्रिगेडियर होता है, इस तरीके से। तो कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से कहा, हमें अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दो, हमें एक फैक्ट्री बना लेने दो अपने यहाँ। तो जहांगीर इसके बारे में विचार कर ही रहा था कि उस समय जो पुर्तगाली थे, जो कि भारत में पहले से जम के बैठे, आपको याद होगा 1498 में, इससे बहुत पहले वास्को द गामा नाम का पुर्तगाली एक यात्री था जो कि भारत आ चुका था। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर से मना करवा दिया अनुमति देने के लिए। लेकिन बाद में घटना घटती है 5 साल बाद। अंग्रेजों का एक कैप्टन होता है, कैप्टन बेस्ट नाम का, वो 1613 में समुद्र में पुर्तगालियों को हरा देता है। तो जहांगीर सोचते हैं, अरे ऐसा भी कोई है जो पुर्तगालियों को भी हरा सके, क्योंकि इससे पहले ये सोचा जाता था पुर्तगाली अजेय हैं, उन्हें समुद्र में कोई नहीं हरा सकता। तो इस बात से प्रभावित होकर 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की अनुमति दे दी थी, मतलब आप सूरत में अपना एक कारखाना खोल लीजिए। फिर क्या था, शुरुआत यहीं से हो गई। और फिर 2 साल बाद सर टॉमस रो नाम का एक अंग्रेज आता है और वो साथ साथ नूरजहां, जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उसके लिए तोहफा लाता है। तो ये देख के नूरजहां खुश हो जाती हैं, और एक बार जब बेगम खुश हो गई तो बादशाह को तो खुश होना ही है। फिर इस तरीके से वो और भी बहुत सारी ढेर सारी अनुमति ले लेता है जहांगीर से। तो कुछ ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि जॉन मिल्डेन हॉल ने व्यापार की अनुमति क्यों नहीं मांगी जहांगीर के दरबार में जाके या अकबर के दरबार में जाके। तो मांगता किसकी तरफ से ये? ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 में बनी थी और ये 1 साल पहले यहाँ पर आया था, तो किसकी तरफ से व्यापार की अनुमति मांगता? इसलिए इसने किसी के दरबार में जाके अनुमति नहीं मांगी। लेकिन पहला अंग्रेज जॉन मिल्डेन हॉल था जो थल मार्च से आया था। इससे पहले भी एक अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आ चुका था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये बताइए पहला अंग्रेज कौन था भारत में जो अकबर के दरबार में आया था? ये सब तो व्यापारिक उद्देश्यों से आए हैं। लेकिन एक रॉफ फिच नाम का अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में 1585 में ही आ गया था। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 52वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता? तो 92nd अकादमी अवार्ड्स की बात चल रही है यहाँ पर। हालांकि अब 93rd अकादमी अवार्ड्स घोषित हो चुके हैं। अकादमी पुरस्कार को ही ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन वैसे तो काम करना ही, लेकिन आपको पता ही होगा 2020 में पैरासाइट को मिला था। अब देखते हैं 2021 में किसको मिला। उससे पहले देख लेते हैं अकादमी अवार्ड्स किसको दिए जाते हैं। दरअसल जो अकादमी अवार्ड्स हैं जिनको ऑस्कर कहते हैं, ये दुनिया की किसी भी भाषा की कोई भी फिल्म हो उसको दिए जा सकते हैं, बशर्ते वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। अमेरिका की एक संस्था है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, वो वाली संस्था ये अवार्ड देती है। इस तरीके की मूर्ति सी बनी रहती है छोटी सी, कभी गोल्डन कलर में कभी ब्लैक कलर में, उसमें ये दी जाती है। हमेशा ये अवार्ड अमेरिका में ही दिए जाते हैं। कैलिफोर्निया का एक शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ पर दिए जाते हैं ये। तो 93rd अकेडमी अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, तो इसके लिए हम 4-5 फैक्ट याद रख लेंगे तो हमारा काम एग्जाम में हो जाएगा। जैसे कि सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है इसकी? नोमैडलैंड है। और बेस्ट फिल्म के अलावा इसने 2 और अवार्ड्स जीते हैं। कौन कौन से? इस नोमैडलैंड की जो डायरेक्टर हैं क्लो झाओ, उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और इसमें जिस लेडी ने भूमिका निभाई है उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये 2021 में अमेरिका में अगर किसी के पास घर नहीं है तो वो कैसे मैनेज करता है, उसकी स्टोरी के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती है। तो इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मैकडोरमैंड को, और ये वाली इस फिल्म में एक्ट्रेस हैं। चलिए, बेस्ट एक्ट्रेस की बात हो गई, तो बात करते हैं बेस्ट एक्टर का किसको मिला है। बेस्ट एक्टर को मिला है एंथनी हॉपकिंस को। एक मूवी आई थी द फादर नाम से, उसमें ये हीरो बने हुए हैं। एक छोटा सा पॉइंट और याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किसको मिले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कैटेगरी में नामित होने वाली फिल्म कौन सी है, तो वो फिल्म है मैंक। 10 कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ था इसका। किसकी हड्डियों में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल शामिल हैं? तो ये जो हड्डियां हैं हमारे हाथ की हड्डियां होती हैं। ये देखिए, ये हमारी कॉलर बोन है जिसको साइंटिफिक नेम में क्लेविकल कहते हैं,
उसके बाद ये हमारे कंधे की हड्डी है स्कैपुला, उसके बाद यहाँ से हमारा हाथ चालू हो जाता है। इसको हाथ ना कह के साइंटिफिक लैंग्वेज में फोर लिम्ब या अपर लिम्ब कहते हैं, क्योंकि अगर हाथ कहा जाएगा तो आप कहेंगे ये है हाथ हमारा, कोई कहेगा ये है हाथ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक साइंटिफिक नेम में इसको अपर लिम्ब कहा जाता है। इसमें देखिए आप ह्यूमरस भी है, जिस तरीके से फीमर होती है जांघ में, हाथ में होती है ह्यूमरस। और फिर ये रेडियस और अल्ना नाम की दो अस्थियाँ होती हैं हाथ में। उसके बाद कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऊपरी पैर या उपांग, हालांकि ये पैर नहीं है, यहाँ पर देखिए फोर लिम्ब। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? तो देखिए, और रोलेट एक्ट जो था उसको काला कानून भी कहा जाता था, और इसका एक और नाम था बिना दलील बिना वकील का कानून। मतलब इसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था और आपको बिना मुकदमा चलाए जेल में ठूंसा जा सकता था, और जिसके ऊपर मुकदमा चलाया गया है उसको ये तक जानने का अधिकार नहीं था कि मुकदमा किया किसने है। और इसी एक्ट के खिलाफ एक जनसभा हुई थी जलियांवाला बाग में, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। लोग शांतिपूर्वक बैठकर इस पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जनरल ओ डायर वहां पहुंचकर गोली चलवा देता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। और फिर क्या होना था, गांधी जी ने लोगों को बुलाया, उनका आह्वान किया और एक डेट फिक्स की 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त 2020 से नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन चलाया गया। मतलब कि आप अंग्रेजों का किसी भी स्तर पर सहयोग ना करें, उनके कॉलेज में ना जाएं, असेंबली में ना जाएं, वो कोई भी चीज़ बनाएं उसका बहिष्कार करो पूरी तरीके से, अपनी देसी वस्तुओं का इस्तेमाल करो, उनको एकदम अलग थलग कर दो हर चीज़ से। तो गांधी जी के कहने पर लोगों ने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दिए, सरकारी नौकरियां छोड़ दी, और उनके साथ पूरा जो जन समूह था वो उमड़ गया। ऐसा लगने लगा कि अब तो आज़ादी हमें मिल के ही रहेगी। हालांकि इससे 2-3 साल बाद फरवरी 1922 में एक छोटी सी हिंसक घटना घटी चौरी चौरा कांड की, और उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। लोगों का बहुत दिल भी टूटा था इस कारण के क्यों बंद कर दिया। चलिए खैर, जो भी हो, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सियोक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो हमें तो नहीं पता, इन सब का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए तो इसको एलिमिनेट करते हैं। सियोक हमें नहीं पता। गिलगित का नाम आपने सुना होगा, जब भी आप टीवी देखते हो और टीवी का एंकर भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर चिल्ला रहा हो तो वो ये जरूर कहता है गिलगित बाल्टिस्तान को जीत लेंगे और तमाम बातें। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान जो है वो आज के पीओके में, यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर 2 ग्लेशियर हैं। उन्हीं ग्लेशियर्स में से एक नदी निकलती है गिलगित, और दूसरा है जो जास्कर। जब आप हिमालय के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने माउंटेन रेंज जास्कर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो कई बार ऐसा होता है जो माउंटेन रेंज का नाम होता है, जो शहर का नाम होता है, वो नदियों के नाम पर रखा जाता है। जैसे कि रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो मोस्कोवा नदी के नाम पर है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये दोनों नदियाँ कश्मीर में स्थित हैं। और कश्मीर से कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र तो असम में है, महानदी उड़ीसा में है, गोदावरी दक्षिण में है। तो यहाँ पर एक ही नदी बचती है, सिंधु नदी, जो कि कश्मीर में बहती है। तो इस तरीके से हम सही आंसर तक पहुँच गए। नेक्स्ट है, मई 2019 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 24वीं बार चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया? तो यहाँ व्यक्ति एक बार नहीं चढ़ पा रहा है, ये 24 बार चढ़ के बैठे हैं। तो कौन है ये व्यक्ति? तो दरअसल ये 2 व्यक्ति हैं जो 24 बार चढ़ चुके हैं। दोनों का नाम ऑप्शन में नहीं दिया है, और यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है नेपाली शेरपा। इसके पीछे की कहानी को हम समझते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो पाएंगे 2 व्यक्ति हैं जो 24 बार चढ़ चुके हैं। एक तो है कामी रीता शेरपा और दूसरे हैं लखपा शेरपा। लखपा शेरपा फीमेल है और कामी रीता शेरपा मेल पर्सन है। यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट टाइम्स टू क्लाइम एवरेस्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है बट फॉर 2 नेपालीज हु ग्रू अप इन द शैडो ऑफ सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2 नेपाली शेरपा हैं जो कि हिमालय की गोद में ही बड़े हुए, वो 24 बार चढ़ चुके हैं इस पर, जो कि अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो आपके साथ जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला गाइड जाएगा, आप उसको पथ प्रदर्शक भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं शेरपा।
और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले 25 मई 2021 को जो कौमीरेता शेरपा हैं वो 25वीं बार चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट पे। मतलब इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। नेक्स्ट है भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE, राइट टू एजुकेशन, कब लागू किया गया था। इसको समझने से पहले आप 2 चीज़ समझिए। एक तो होता है आपका मूल अधिकार और दूसरा होता है नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार दिए हैं आपके पार्ट 3 में 12 से 35 तक, और नीति निर्देशक तत्व DPSP दिया है आपके पार्ट 4 में 36 से 51 तक। अब ये दोनों चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा। मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति होती है कि सरकार को इन्हें देना ही पड़ता है। अगर एक भी मूल अधिकार आपको नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व ऐसे होते हैं जो सरकार के मन पर निर्भर करता है। अगर सरकार के पास पैसा होगा तो ऐसे अधिकार वो आपको देगी, नहीं पैसा होगा या उसका मन नहीं होगा तो ये अधिकार आपको नहीं देगी। इसके लिए आप किसी भी कोर्ट में दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि हमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी बातें आती थी वो नहीं मिली। तो देखिए हुआ क्या था, एक आर्टिकल था आर्टिकल 45 के नाम से, उसमें लिखा हुआ था बच्चों की अनिवार्य शिक्षा। और 45 कहाँ आएगा, 45 तो इसमें आ रहा है और ये है नीति निर्देशक तत्व। अब ये मिले चाहे ना मिले, हम सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल रही है। फिर एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन के जरिए इसी चीज को, अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार की कैटेगरी में लाया गया। और एक आर्टिकल था आर्टिकल 21, उसमें इसको जोड़ा गया और इस आर्टिकल में लिख दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। मतलब अब तो ये मूल अधिकार हो गया। अब कोई भी बच्चा चाहे जो 6 से 14 वर्ष का है, पास में स्कूल खुला हुआ है तो उसमें जाकर ज़बरदस्ती एडमिशन ले सकता है, कोई उसको मना नहीं करेगा कि नहीं तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे हम। तो इस तरीके से जब ये वाला संविधान संशोधन हुआ तो शिक्षा का अधिकार हमें मिल गया। और इसको क्रियान्वित करने के लिए संसद ने 2009 में एक अधिनियम पारित किया। और ये वाला जो एक्ट है ये पूरी तरीके से पारित होने के बाद शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हो गया। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात आती है कि जब बच्चों की अनिवार्य शिक्षा वाली बात यहाँ से हटके मूल अधिकारों में आ गई तो आर्टिकल 45 में बचा क्या फिर, क्या ये खाली हो गया? तो इसका आंसर है नहीं, ये खाली नहीं हुआ। आर्टिकल 45 में अब क्या आ गया, 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा। क्योंकि यहाँ तो बात चल रही थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की, लेकिन जो 6 से कम वर्ष के हैं उनका क्या किया जाए? तो उनके लिए तो आर्टिकल 45 में ही अभी तक व्यवस्था है। सरकार चाहे तो 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खोले या ना खोले, ये उसके मन पर निर्भर है। तो आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू जी की। और भी देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। एनी बेसेंट जो कि RS महिला थी, बाद में इन्हें भारत की संस्कृति अच्छी लगी तो यहीं बस गई थी। इनकी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और VR अम्बेडकर की बहुत ही फेमस बुक है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। नेक्स्ट है वर्तमान समय के कोलकाता का गठन 1690 में कलिकाता, गोविंदपुर और किसके, मतलब कौन सा था, नामक 3 गांवों के एकीकरण से किया गया था। तो देखिए हुआ क्या था, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी और 1613 में वो भारत में भी बन चुकी थी। सूरत में बनी, फिर मछलीपट्टनम में बनी, मुंबई, मद्रास, चेन्नई सब जगह बन गई। तो उसने कहा कोलकाता पे भी कब्जा किया जाए। तो उस समय बंगाल नाम की एक जगह हुआ करती थी जहाँ पर आज का कोलकाता है। उस समय बंगाल का गवर्नर था एक अजीम उस्सान। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उससे 1300 रुपये वार्षिक, मतलब 1 साल में हम आपको 1300 रुपये देंगे और आप हमें 3 गांव की जमींदारी दे दीजिए। वो 3 गांव कौन से थे? कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती। ये 3 गांव ले लिए। 1690 के दशक की बात है ये। और फिर बाद में 1700 ईस्वी में जॉब चार्नाक नाम का एक व्यक्ति आता है जो इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता नाम का शहर बना देता है। बढ़िया तरीके से डिजाइन करता है इसको, जैसे कि दिल्ली एडविन लुटियंस ने बसाई थी, मुंबई को गैरल लंगियान ने बसाया था, सेम उसी तरीके से कलकत्ता को डिजाइन करता है जॉब चार्नाक। और आप देख रहे हैं वर्तमान का जो कोलकाता है वो यही कलकत्ता था। नेक्स्ट है सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान
कहाँ पर निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था? बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। ये गुजरात के गिरनार में बनी हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है? तो ये भाग 17वां है जो कि राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 से 345 तक ये बात बताई गई है। राजभाषा को आप समझिए, इसका मतलब है कि किसी राज्य विशेष की, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो सकती है। संसद में जो काम हो रहा है वो किस भाषा में होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या काम हो रहा है वो किस भाषा में होगा, कोई अल्पसंख्यकों की संस्था है उसमें किस भाषा में पढ़ाई होगी, और भारत सरकार का राजपत्र निकलेगा वो किस भाषा में छपेगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो आर्टिकल 340 से 345 तक भाग 17 में की गई हैं। और कहीं आप इससे तो कंफ्यूज नहीं हो गए कि 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ पर भाषाओं का नाम लिखा हुआ है, जबकि ये दूसरी चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूंजीगत व्यय या व्ययों के संबंध में सही नहीं है? तो पूंजीगत व्यय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, पूंजीगत व्यय को अंग्रेजी में कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसको कैपिटल एक्सपेंस भी कहते हैं। ये होता क्या है, जब आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसे हवा में तो बिजनेस शुरू कर नहीं देंगे, आपको भूमि खरीदनी पड़ेगी, उस पर बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, और उपकरण भी, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, और आपके कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहन खरीदने पड़ेंगे। तो इस सब को कहते हैं फिक्स्ड असेट। और इसको खरीदने में और खरीदने के बाद चीज़ों को मेंटेन करने में, मान ले आपने बिल्डिंग बनवाई और बिल्डिंग की छत बाद में टूट गई तो उसको मेंटेन करवाने में भी तो खर्चा लगता है। तो ये सब कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक दूसरे तरीके का होता है, इसको तो कहते हैं कैपेक्स, और एक और होता है ऑपरेशनल एक्सपेंस, उसको ओपेक्स नाम से जाना जाता है। तो एक बार ये पैसा आपने इसमें फंसा दिया तो आपका ये चलता रहेगा। लेकिन जो ओपेक्स होता है वो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्लीनिंग हो गया, और जो वस्तु आपके यहाँ उत्पादित की जा रही है उसके लिए कच्चा माल कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, तो ये सब खर्च कहलाता है ओपेक्स। तो कैपेक्स के बारे में ये गलत है कि पूंजीगत व्यय को व्यापार और लाभ और हानि के खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है, जबकि इसका होना चाहिए था ओपेक्स। लाभ और हानि कितनी हो रही है ये निकाला जा सकता है ओपेक्स को देख करके। नेक्स्ट है, एनीथिंग बट खामोश किसकी जीवनी है? समझ गए होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा की है। ये एक्टर रहे, बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, और जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें ये मिनिस्टर के पद पे भी रहे थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता? छोड़िए, काम का नहीं है, क्योंकि अब 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है 2021 में, तो उसको देखते हैं हम। इसमें मेन पॉइंट्स हैं, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस को देख लेते हैं हम लोग। तो जो 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं वो हिंदी भाषा की फिल्मों के लिए दिए जाते हैं, और इसमें बेस्ट फिल्म के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है थप्पड़ को। और इसकी जो एक्ट्रेस हैं तापसी पन्नू, उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ इस फिल्म ने 7 कैटेगरी में अवार्ड जीता है, जो कि सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बन गई है। चलिए, बेस्ट एक्ट्रेस की तो बात हो गई। अब बेस्ट एक्टर का किसको मिला है? तो हम सबके चहीते इरफान खान को इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। साथ साथ इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और कौन सी मूवी के लिए इनको मिला था? अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला था। और इस समारोह के दौरान सबसे ज़्यादा जो मूवी नामित हुई थी, सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड, उस मूवी का नाम है लूडो। राजकुमार राव की बेहतरीन मूवी है, आपने ज़रूर देखी होगी। नहीं देखी होगी तो उसको ज़रूर देखिए, वीडियो देखने के बाद मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, उसको भी देख लेते हैं। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है 2021 में अभिक मुखोपाध्याय। कौन सी फिल्म के लिए? गुलाबो सिताबो। ये भी एक मास्टरपीस है, अमिताभ बच्चन, और इसमें आपको आयुष्मान खुराना साथ साथ देखने को मिलेंगे। ये मूवी देखकर भी आपको मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इनके लिए हमें डेट याद करनी पड़ती है। तो ये लाया तो गया था 1987 में, लेकिन कुछ चीज़ें हम इससे रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एक संस्था बड़ी सी नहीं थी, एक छोटी सी ये ऑफिस थी गुजरात में, आणंद में, जो कि आज इसका हेडक्वार्टर है। इसको बनाया था, आपने वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा, जो कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक रहे हैं। और इसी ऑपरेशन फ्लड के बदौलत भारत दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक बन पाया है। और आप लोग जो दूध पीते हैं ना आज अमूल नाम का, वो वर्गीस कुरियन ने ही बनाया था। तो सरकार ने एक एक्ट पास करके वर्गीस कुरियन की संस्था को 1987 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बना दिया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। नेक्स्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, मतलब किसका केमिकल फॉर्मूला सी होता है? तो डायमंड का होता है ये, क्योंकि जो डायमंड है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। तो जो टोपाज होता है वो एल्यूमिनियम का एलोट्रॉप होता है, और जितने भी आप देखते हैं रूबी, पन्ना, मणिक, वो कहीं ना कहीं सब एल्यूमिनियम के ही एलोट्रॉप्स होते हैं। और ओपल और एगेट ये सब सिलिका के एलोट्रॉप्स हैं। एगेट जो है वो क्वार्टस का एक फॉर्म है, ये आग्नेय चट्टानों से बनता है। जो लावा होता है जब जमकर ठंडा हो जाता है तो एगेट बनाता है। नेक्स्ट है भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी, तो यहाँ पर तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान में चल रहा है 15वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। 2017 में इसका गठन हो गया था। और वित्त आयोग बनाया क्यों जाता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल में अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। बनाया इसलिए जाता है, मान लीजिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं केंद्र वाले ये ना कहने लगे कि नहीं नहीं, हम राजस्थान और पंजाब को तो कोई भी पैसा देने वाले नहीं, कोई भी स्कीम चलाने के लिए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बीच में ये आ जाएगा वित्त आयोग, ये कहेगा नहीं नहीं, सरकार किसी की भी हो, राज्यों को आप स्कीम चलाने के लिए पैसा दीजिए। तो वित्त का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग बनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया किसके संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ये आपके प्रारंभिक शब्द हैं। और भी देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार भी लिए गए हमारे। सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस का पुराना नाम है। सोवियत संघ से ही रूस निकला है 1991 में। इससे पहले जो सोवियत संघ था वो दुनिया के आधे नक्शे पर फैला हुआ था। रूस तो उससे काफ़ी छोटा है। तो सोवियत संघ से लिए गए थे हमारे मौलिक कर्तव्य। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो भावना है वो ली गई थी। और आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए थे। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया के दौरान खमीर जो ईस्ट होता है वो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो ईस्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिससे जो हमारा ब्रेड होता है उसमें फफोले से पड़ जाते हैं और ब्रेड अच्छी तरीके से फूल के खाने लायक बन जाती है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर ओजोन की परत लगभग कितनी मोटी होती है? तो हमने तो पढ़ा था कि जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में होती है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह पर। तो समताप मंडल तो दूसरा मंडल है हमारे वायुमंडल का। पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयनमंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये वाली जो गैस है ओजोन, वो समताप मंडल में इसकी पट्टी पाई जाती है 15 से 50 किलोमीटर के बीच में। यहीं पर इसकी सघनता रहती है। ये क्या करती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पे नहीं आने देती, उसको सोख लेती है पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर तो पूछा गया पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत की मोटाई लगभग कितनी होगी? तो इसकी जो सघनता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद यहाँ पतली छेद होती जाएगी और पृथ्वी की सतह पर इसकी मोटाई घटकर रह जाती है मात्र 3 मिलीमीटर। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खमीर ईस्ट का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है? तो ईस्ट से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ईस्ट करता क्या है, चीज़ों को सड़ा देता है। सड़ाने का मतलब उस सेंस में नहीं, जैसे कि जो भी आपका गेहूं, जौ या गुड़ होता है उसको सड़ा के, सड़ाने से मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन या किण्वन, जिसके जरिए मादक पेय पदार्थ जो शराब वगैरह होते हैं, देशी माधुरी, वो सब बनाए जाते हैं। उसका नाम है, इस वाले ईस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसेस सेरेविसिया। थोड़ा सा टफ था, हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप याद कर लीजिए, अगर नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है भारत ने नवंबर 2019 में अपना पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात, ये करंट का क्वेश्चन अब आएगा नहीं, किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट है सेरेना विलियम्स ने वर्ष कितने में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता था? तो ग्रैंड स्लैम दिए जाते हैं आपके टेनिस में, और सेरेना विलियम्स अमेरिका की बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं। यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात की गई, देख लीजिए आप, ग्रैंड स्लैम्स 4 होते हैं साल भर में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो यहाँ पर सिंगल का पूछा गया है, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल, तो सिंगल इन्होंने जीता था 1999 में यूएस ओपन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1999। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2020 से निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया? तो इसको तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस ही किया था। ये वाली जो बैंक है हमारी, इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया था इंडियन बैंक में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक।
और इस वाले क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि नर टाइगर और मादा शेर की संतान क्या कहलाएगी। तो आप पापा का नाम आगे लिख लीजिए। पापा का नाम यहाँ पर है टाइगर और मम्मी का नाम है लायन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल जाएगा टाइगॉन। नेक्स्ट है ऊंचाई के भय को क्या कहा जाता है। तो जो लोग ऊंचाई से डरते हैं उनको होता है एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। और ओफिडोफोबिया किसको कहा जाता है। तो जो सांपों से जिनको डर लगता है उनको होता है ओफिडोफोबिया। और हेमोफोबिया, हेम से आप समझ जाइए हीमोग्लोबिन, मतलब ये खून से संबंधित है। हेमोफोबिया उन व्यक्तियों को होता है जिनको खून देखकर बहुत ही डर लगता है। और टैकोफोबिया होता है तेज गति से डरना, मतलब आप कोई गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहा है तो पीछे जो व्यक्ति बैठा रहता है वो कहता है धीरे चलाओ धीरे, तो उसको होता है टैकोफोबिया। नेक्स्ट है कौन सी बुक चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी द्वारा लिखी गई किताब है जो महाभारत को द्रौपदी या पंचाली की दृष्टि से बताती है। तो बेस्ट सेलिंग बुक है ये द पैलेस ऑफ इल्यूजन, एक नॉवेल है ये जिसमें चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी ने इतने बेहतरीन तरीके से द्रौपदी की दृष्टि से महाभारत को बताया है कि लोग ये तो जानते हैं पांडवों और कौरव का युद्ध हुआ था धर्म की लड़ाई के लिए, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इस युद्ध के दौरान, पूरी महाभारत के दौरान द्रौपदी पर क्या बीती। मतलब ये कि पांडवों ने एक बार भी द्रौपदी से पूछा नहीं और अपनी माँ का आज्ञा का पालन करने के लिए द्रौपदी को एक वस्तु की तरह बांट लिया कि उसकी माँ ने कहा कि जो भी लाए हो आपस में पांचों भाई बांट लो। अरे एक बार द्रौपदी से तो पूछते। चलिए ये कोई नहीं, जब युधिष्ठिर दूध क्रीड़ा में बैठे हुए दाव लगा रहे हैं तो द्रौपदी से एक बार भी नहीं पूछा और उन पर दाव खेल दिया और साथ साथ हार भी गए। और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो कोई उनको बचा भी नहीं रहा है। देखिए तो आप, तो द्रौपदी पर क्या बीती और इस सब घटनाओं के दौरान औरतों पर क्या बीतती है इसको बताया गया है इस बुक में। इसलिए ये जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग रही थी। और एक छोटी सी मजाक की बात मैं बताता हूँ, आप चाहें तो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो स्किप कर दीजिए। बात ये है कि हमेशा ही ऐसा होता है, चाहे वो महाभारत की कहानी हो या रामायण की, कुछ छुपे हुए पात्र ऐसे होते हैं जिनकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। जैसे कि रामायण में सबको पता है सीता ने बहुत कष्ट उठाए, लेकिन कम से कम अपने पति के साथ तो रही वो। मैं ये नहीं कहता कि सीता बहुत आराम से रही, उनने भी जंगल के कष्ट भोगे, लेकिन एटलीस्ट 13 बरस तक वो अपने पति के साथ तो रही जंगल में। लेकिन दूसरी तरफ जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता कि 14 वर्ष तक वो अपने बिना पति के रही हैं। अब वैसे बहुत से व्यूअर्स फीमेल्स होंगी, तो आप लोग बताइए कि आपको अगर ऑप्शन दिया जाए आपको अपने पति के साथ रहना है और दूसरा ऑप्शन दिया जाए कि आपको आपकी सास के साथ रहना है, तो क्या चूज करेंगे आप। उर्मिला ने तो सास के साथ रहना चूज किया था। तो अगर रामायण को उर्मिला की दृष्टि से लिखा जाए तो कुछ कहानी और ही होगी। खैर छोड़िए, मेरी इन बातों से अगर आपकी भावना को कोई भी क्षति पहुंची है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, केवल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये सारी बातें बोली। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक मधुरक है। तो जो नेचुरल स्वीटनर होता है वो तो गन्ने का रस होता है, लेकिन गन्ने का रस पे यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तब क्या करें। गन्ने के रस का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सुक्रोज। तो गन्ने के रस में आपको मिठास भी मिल जाएगी और एनर्जी भी मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा और फलों की मीठी शर्करा फ्रक्टोज भी मिल जाएगी। तो ये है आपका नेचुरल स्वीटनर। और जो सैकरीन होता है, जब आप बर्गर खाने जाएंगे या मोमोज खाने जाएंगे तो उसमें आपको मीठा जो सॉस मिलता है वो इसी सैकरीन से बना हुआ होता है। इसमें आपको कोई भी फूड एनर्जी नहीं मिलती, केवल कृत्रिम मिठास होती है। थोड़ा सा डालिए और बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। नेक्स्ट है एनिमोफिली किसके द्वारा परागण है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो मेल या फीमेल पौधे पर बैठते हैं और उसके पोलन्स को इकट्ठा करके दूसरे मेल या फीमेल पौधे पर पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे परागण की बात की जा रही है। आपने एनिमोमीटर के बारे में सुना होगा। एनिमो का मतलब होता है हवा, तो एनिमोफिली हो जाएगा हवा के द्वारा परागण, विंड पॉलिनेशन कहते हैं इसको। बहुत ही बड़ी मात्रा में इसके द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट है अस्थि सुरिस्ता, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस और संधिशोथ आर्थराइटिस कहते हैं। वह किसको प्रभावित करते हैं। तो बहुत ही फेमस है ये हड्डियों को, जोड़ों को प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद में इसको वात रोग कहा जाता है और जिसको ये एक बार हो जाता है फिर वही जानता है और भगवान जानता है कि हड्डियाँ कितनी दर्द करती हैं। नेक्स्ट है कोडावा जनजाति द्वारा चावल की फसल की कटाई के समय मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो कोडावा कर्नाटक की जनजाति है। ये जब चावल की फसल की कटाई होती है
तो ये पुत्री नाम का एक त्योहार मनाती है, पुथरी या पुत्री। इसका मतलब भी होता है न्यू राइस। नेक्स्ट है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोक संगीत रंगमंच का एक रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण तो रासलीला करते थे, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्च जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तमाशा महाराष्ट्र में और नौटंकी उत्तर प्रदेश में करी जाती है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 1988 में एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसे कौन सी ईयर में सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, तो देख लेते हैं। जो आपका सेबी उसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं। इसका ये लोगो है। इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में मिलेगा। दरअसल क्वेश्चन में ही बता दिया कि 1988 में इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 1992 में सेबी एक्ट के तहत इसको रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया था। किसकी? जो भारत का सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट है। मतलब सेबी अब पूरे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनी छोटी सी भी संस्था खोलनी है तो आपको सेबी में रजिस्ट्री करवानी ही पड़ेगी। आपने नाम सुना होगा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उन सब को और ऐसी ही तमाम कंपनियों को कंट्रोल करती है सेबी। नेक्स्ट है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। मतलब 1901 से नोबेल दिया जा रहा था, लेकिन 13 साल बीते किसी भी ऐसे व्यक्ति ने जो कि नॉन यूरोपियन हो कि नोबेल का पुरस्कार नहीं जीता था। फिर भारत का एक व्यक्ति आता है रविन्द्रनाथ टैगोर, उसने एक पुस्तक लिखी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था। नेक्स्ट है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना KLIP किस राज्य में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो ये तेलंगाना की सिंचाई परियोजना है, जो कि अपने तरीके की भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है और इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। लिफ्ट से मतलब है पानी को लेवल उठा उठाकर ऊंचाई वाले खेतों तक पहुंचाना, और ये काफ़ी सक्सेस भी रही है। नेक्स्ट है 1780 में किसने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने चलाया था बंगाल गजट। नेक्स्ट है 2005 में म्यांमार की राजधानी को स्थानांतरित की गई थी, मतलब कहाँ पर बनाई गई थी नई राजधानी? तो देखते हैं इसको। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 50 साल तक म्यांमार जो है वो भारत का हिस्सा बनाए रखा अंग्रेजों ने, क्योंकि बर्मा पर, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, अंग्रेजों ने 1885 से लेकर 1948 तक शासन किया। इससे पहले आंग्ल बर्मा युद्ध हुए थे 1824 के आसपास, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए और फाइनली 1885 में अंग्रेजों ने बर्मा को जीत लिया और भारत में विलय कर लिया था। तब बर्मा की राजधानी हुआ करती थी मांडले। आपने सुना होगा बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में बंद किया गया था, जहां पर उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी थी। तब बर्मा की राजधानी मांडले हुआ करती थी। फिर होता क्या है, 1935 आता है और 1935 में आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम आया था। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम के साथ साथ बर्मा शासन अधिनियम भी आया था, जिसमें कि ये बताया गया था कि अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, बर्मा को भारत से अलग करो। भारत में तो आज़ादी की लहर चल रही है, हो ना हो इसी बीच में बर्मा भी हमारे हाथ से निकल जाए। तो 1935 का बर्मा शासन अधिनियम आया और 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया। और बाद में 1948 में, जब 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी की हवा चलती है और 1948 में श्रीलंका, 1948 में म्यांमार, चीन और भी जितनी अफ्रीकन कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, एक एक करके उनके हाथ से निकलती चली गई। और जब 1948 में आज़ाद हो जाता है तो ये लोग अपनी राजधानी मांडले से हटाकर रंगून कर लेते हैं। आपने सुना होगा रंगून जो है यंगून का ही पुराना नाम है। ये राजधानी 2006 तक रहती है और 2006 में ये चेंज हो जाती है नेपिडा। यहाँ पर 2005 लिखा हुआ है, 2005-06 में चेंज हुई थी ये। तो 2006 से लेके आज तक इसकी राजधानी नेपिडा है। और पहले इसका नाम बर्मा था, तो म्यांमार कैसे हो गया? 1989 के आसपास की बात है, तब इसका नाम म्यांमार हो गया था। नेक्स्ट है जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो देखिए इंग्लिश को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2019? तो जुलाई 2019 में किसे जोड़ा गया था? जुलाई 2019 में जोड़ा गया था जयपुर शहर राजस्थान को, बाकी ये 3 पहले से थे। और भारत में अभी टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 38 हैं। और 2 और लाइन में लगे हुए हैं शहर, ओरछा और ग्वालियर, ये भी कह रहे हैं हमें वर्ल्ड हेरिटेज शहर बना दो। और इस तरीके से टोटल 48 और ऐसे स्थल हैं
जो ये बोल रहे हैं कि हमें भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना लो। पहले ये स्थल टेंटेटिव लिस्ट में जाते हैं और फाइनल होने के बाद इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है। तो अभी 3-4 दिन पहले 21 मई को इसमें 6 नए स्थल जोड़े गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये तो सारे स्थल हैं, रानी की वाव, सूर्य मंदिर, मानस जीव अभयारण्य, लेकिन ये तो पूरा शहर के शहर है, जयपुर शहर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है यहाँ पर। तो ऐसे 5 शहर हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है सिटी के रूप में। कौन कौन से हैं वो हैं आपके जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। अभी हाल ही में, मतलब अभी हाल में नहीं, 31 अक्टूबर 2019 को जो सबसे लेटेस्ट ज्वाइन किया है मुंबई और हैदराबाद ने। मुंबई एंड हैदराबाद ज्वाइन द यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, न्यू दिल्ली यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यही वाला नोटिफिकेशन मिलेगा। तो टोटल 5 ये शहर हो गए हैं। तो इनसे पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन इनसे भी पूछ लिया जाए, मुंबई और हैदराबाद से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 21 है। जितनी भी चीज़ें आपको अटपटी लगें, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ने का अधिकार, इंटरनेट चलाने का अधिकार, प्यार मोहब्बत करने का अधिकार, सड़क पर घूमने का अधिकार, जितनी भी आपको चीज़ें अटपटी लगें, सोने का अधिकार, जागने का अधिकार, वो सब आते हैं आपको आर्टिकल 21 में, क्योंकि आर्टिकल 21 है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट है बोरी बोट ओलो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो अरुणाचल प्रदेश की एक निसी जनजाति है जो इस त्यौहार को मनाती है। देख लीजिए, निसी जनजाति का ही एक आदमी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा स्मारक पटियाला में नहीं है। तो जो गोविंदगढ़ का किला है वो अमृतसर पंजाब में है और ये बाकी तीनों पटियाला में है। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप 2020 के लिए किसको कप्तान घोषित किया गया। तो अब तो काम का नहीं, लेकिन इससे कुछ सीख सकते हैं हम। क्या कि देखिए, आपको पता होगा कि इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो तो मिताली राज है। जैसे कि एक समय धोनी हुआ करते थे, लेकिन जब कोई T20 होता था, छोटा सा मैच 20 ओवर का होता है, तो उसमें धोनी कहते थे विराट कोहली से, तुम अच्छा खेलते हो, चलो इसमें तुम कैप्टनसी कर लो। तो उनको कैप्टन बनाते थे। धीरे धीरे वो कैप्टन बनना सीख गए। उस पर जो प्रेशर होता है कैप्टन पे, उसका उन्होंने एक्सपीरियंस लिया और वो आज इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। सेम उसी तरीके से जो हरमनप्रीत कौर हैं वो इंडियन वीमेन T20 विश्व कप के लिए कैप्टन बनी थी। और अब जो इतने भी T20 होते हैं उनमें हरमनप्रीत कौर ही कैप्टनसी करती हैं। और वैसे कोई वनडे या टेस्ट मैच होता है तो उसमें मिताली राज करती हैं। नेक्स्ट पूछा गया था हमारा, सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी। तो सूरत की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1775 में हुई थी ये अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच। एक और संधि बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1782 में हुई थी, सालबाई की संधि। ये अंग्रेजों और माधवराव और नारायण राव के बीच हुई थी। ये सब लोग पेशवा थे मराठा साम्राज्य में और बहुत ही ताकतवर पद था इनका। पेशवा को प्रधानमंत्री कहते थे। नेक्स्ट है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया। तो इसका राइट आंसर है हरित क्रांति के बाद फसलों की MSP को, मिनिमम सपोर्टेड मूल्य को लाया गया था। देखिए क्यों लाया गया था। मान लीजिए कोई फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा, जैसे कि एग्जाम्पल को लेते हैं हम, आलू का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होने लगे, फिर तो वो 1 रुपये किलो बिकने लगेगा मार्केट में। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हरित क्रांति के बाद जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होने लगी थी। लोग अपने खाने की आवश्यकता के अलावा भी बहुत ज़्यादा फसल उगा ले रहे थे, तो उनकी फसल मिट्टी के मोल ना बिके, इसलिए सरकार ने वादा किया कि आपकी फसल को हम कम से कम इतने मूल्य में तो खरीद ही लेंगे। उसी को कहते हैं MSP। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक JK रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है। जो JK रॉलिंग है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं, बहुत ही फेमस रही उनकी ये बुक्स। उस पर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी जो कि वर्ल्ड फेमस रही हैं हैरी पॉटर सीरीज की। तो JK रॉलिंग ने ये सारी पुस्तकें लिखी हैं एक को छोड़ के, अ विजार्ड ऑफ अर्थसी। इस पुस्तक को लिखा था, ये भी हैरी पॉटर की तरह ही जादू वाली फिल्म है, उर्सुला ली गुइन ने। नेक्स्ट है सोंगकोंग किसकी जाति संस्कृति का हिस्सा है। तो सोंगकोंग जो है नागालैंड की जनजाति के रहन सहन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था, यानी कि अंतिम प्रधानमंत्री था बाजीराव द्वितीय, और प्रथम कौन था, बालाजी विश्वनाथ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सेट के 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।